कहानी शुरू होती है शिबुरे वैली नाम की एक सुनसान जगह में। पुलिस को नोरिको मिक्की नाम की एक लड़की की बुरी तरह जली हुई लाश मिलती है। किसी ने बड़ी बेरहमी से उसके पेट में लगभग 10 बार चाकू घोंपा था और उसकी मौत के बाद उसकी पूरी बॉडी को आग लगाकर जला दिया गया था। जिस हालत में उसकी लाश मिली थी उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि कातिल सिर्फ उसे मारना नहीं चाहता था, वो उससे नफरत करता था। अब ये खबर पूरे शहर में तेजी से फैल चुकी थी और हर न्यूज़ चैनल पर इसी मर्डर केस की चर्चा हो रही थी। जिस चैनल पर इस केस की सबसे ज्यादा कवरेज चल रही थी, हमें उसका न्यूज रूम भी दिखाया जाता है। वहीं हमें उस चैनल का इंचार्ज कामुरा दिखाई देता है, जो इस केस को लेकर काफी ज्यादा सीरियस था। इसी न्यूज रूम में किम नाम का एक रिपोर्टर भी काम करता था, लेकिन किम अपने काम को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं था। वो ज्यादातर समय फेक ट्विटर अकाउंट से ऑनलाइन रिव्यूज और रैंडम ट्वीट्स करने में बर्बाद करता रहता था। जब कामुरा ने उसे फिर से फोन चलाते हुए देखा तो वो गुस्से में उसे सबके सामने डांट देता है और बाहर जाकर कोई असली खबर ढूंढने को कहता है। इसके बाद जब किम अकेला बैठा हुआ होता है तभी उसके पास उसकी कॉलेज फ्रेंड कानो का फोन आता है। कानो उसे बताती है कि शिगुरे वैली में हुए उस लड़की के मर्डर केस के बारे में तो उसे पता ही होगा। फिर वो कहती है कि शायद वो इस केस में उसकी मदद कर सकती है। दरअसल जिस लड़की का मर्डर हुआ था उसका नाम नोरिको था और नोरिको उसी स्नो वाइट सोप कंपनी में काम किया करती थी जहां कानो भी काम करती थी। वो दोनों ट्रेनिंग पार्टनर्स थी, इसीलिए कानो उसे काफी अच्छे से जानती थी। कानो बताती है कि नोरिको बेहद खूबसूरत और स्वभाव से काफी अच्छी लड़की थी, जो अक्सर उसकी मदद किया करती थी और वो उसे काफी सपोर्ट भी करती थी। पूरे ऑफिस में लगभग हर कोई नोरिको को पसंद करता था। इसके बाद कानो उसे बताती है कि फ्राइडे नाइट को उनके ऑफिस में एक नॉर्मल फेयरवेल पार्टी रखी गई थी, लेकिन पार्टी खत्म होने से पहले ही नोरिको वहां से जल्दी निकल गई क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी और उसे तेज बुखार भी था। और फिर अगले ही दिन उसकी जली हुई डेड बॉडी शिगुरे वैली में मिली। किम ये सारी बातें सुनते हुए लगातार इंटरनेट पर ट्वीट्स भी कर रहा था ताकि लोग इस मर्डर केस में और इंटरेस्ट लेने लगे। इसके बाद किम उससे पूछता है कि क्या तुम्हें किसी पर शक है। तब कानो थोड़ी देर चुप रहती है और फिर कहती है कि हाँ, उसे एक इंसान पर शक है, लेकिन वो ये सारी बातें फोन पर नहीं कर सकती। इसीलिए अगले दिन किम सीधे कानो के घर पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही वो कैमरा निकालकर उसकी सारी बातें रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। इसके बाद वो फिर से कानो से पूछता है कि आखिर उसे किस पर शक है। तब कानो उसे बताती है कि उसे शिरोनो नाम की एक एम्प्लॉय पर शक है, क्योंकि शिरोनो और नोरिको ने लगभग एक ही समय पर कंपनी ज्वाइन की थी, लेकिन जहां पूरे ऑफिस में लोग नोरिको को पसंद करते थे, वहीं शिरोनो हमेशा सबसे अलग रहती थी। इसी के साथ साथ ऑफिस में अक्सर नोरिको और शिरोनो को कंपेयर भी किया जाता था। जहां नोरिको सबसे घुल मिलकर रहने वाली और लोगों की फेवरेट एम्प्लॉय थी, वहीं शिरोनो हमेशा चुपचाप और सबसे अलग रहा करती थी। इसके बाद कानो किम को और चौंकाने वाली बातें बताती है। वो कहती है कि उनके ऑफिस के डायरेक्टर सैम पहले शिरोनो को डेट किया करते थे, लेकिन कुछ समय बाद अचानक उन दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई और फिर सैम नोरिको के करीब आने लगे। कानो कहती है कि शायद इसी जेलसी की वजह से शिरोनो ने नोरिको का मर्डर किया होगा। वो बताती है कि फेयरवेल पार्टी वाली रात जब नोरिको जल्दी घर जाने के लिए निकली थी, तब शिरोनो भी पार्टी खत्म होने से पहले ही उसके पीछे पीछे बाहर चली गई थी और फिर शिरोनो ने अपनी कार में नोरिको को लिफ्ट दी थी। कानो बताती है कि ये सब एक लोकल आदमी ने देखा था जो उसी समय वहां से गुजर रहा था। इसके बाद वो कहती है कि शायद शिरोनो नोरिको को शिगुरे वैली ले गई और वहीं उसकी हत्या कर दी। तब किम उससे पूछता है कि लेकिन तुम्हारे पास इसका क्या प्रूफ है। तब कानो उसे बताती है कि उनके एक एम्प्लॉय ने उसी रात शिरोनो को टोक्यो ट्रेन स्टेशन पर घबराई हुई हालत में देखा था और अगले दिन उसी स्टेशन की पार्किंग में शिरोनो की कार भी मिली थी। सबसे अजीब बात ये थी कि उस रात के बाद शिरोनो ने वापस ऑफिस में ज्वाइन नहीं किया और उसने कई दिनों की छुट्टी ले ली और ये बहाना दिया कि उसकी मॉम की डेथ हो गई है और वो उसी दिन से गायब थी। और यही बात कानो को सबसे ज्यादा सस्पिशियस लग रही थी। इसके बाद कानो किम को मीचान नाम की एक लड़की के बारे में बताती है, जो उसी कंपनी में शिरोनो की ट्रेनिंग पार्टनर थी। अब अगले दिन किम मीचान से मिलने पहुंच जाता है, जहां वो अपना कैमरा निकालकर उससे पूछताछ करना शुरू कर देता है। यहाँ मीचान के जरिए हमें शिरोनो के बारे में और भी कई बातें पता चलती हैं।
मी चान बताती है कि शिरोनो बाकी लोगों से काफी अलग थी। वो ऑफिस में किसी से ज्यादा बात नहीं किया करती थी और हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को सीक्रेट रखती थी। मी चान बताती है कि उसने कई बार नोटिस किया था कि डायरेक्टर सैम और शिरोनो के लंच बॉक्सेस बिल्कुल सेम होते थे। शुरुआत में उसे ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस लगा, लेकिन जब उसने इस बारे में शिरोनो से पूछा तब उसे पता चला कि वो दोनों सीक्रेटली एक दूसरे को डेट कर रहे थे। दरअसल शिरोनो खुद सैम के लिए खाना बनाकर लाया करती थी, लेकिन उसने ये रिश्ता पूरे ऑफिस से छिपा कर रखा था। इसके बाद मी चान एक और बात बताती है। वो कहती है कि उनके ऑफिस में अक्सर छोटी मोटी चोरियां हुआ करती थी और उसे पूरा शक था कि ये सब शिरोनो ही करती थी, क्योंकि एक दिन नोरिको का एक बहुत महंगा लिमिटेड एडिशन पेन चोरी हो गया था जो सेरिजावा ब्रदर्स नाम की कंपनी का स्पेशल प्रोडक्ट था। और जब पूरे ऑफिस में उस चोरी की चर्चा हो रही थी तब मी चान ने शिरोनो के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान देखी थी। मी चान को तभी से शिरोनो पर शक होने लगा था। इसके बाद वो बताती है कि एक बार ऑफिस में एक कलीग के लिए रखा हुआ केक भी किसी ने खा लिया था और उसे पूरा विश्वास था कि वो भी शिरोनो ने ही किया था। इन्हीं छोटी छोटी अजीब हरकतों की वजह से मी चान को लगता था कि शिरोनो कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी और शायद नोरिको के मर्डर के पीछे भी उसका हाथ हो सकता है। इसी के बाद किम इस केस की तह तक पहुंचने के लिए सीधे डायरेक्टर सैम के पास जाता है, जो स्नो वाइट कंपनी के डायरेक्टर थे। जब किम उनसे इस मर्डर केस के बारे में पूछताछ करता है तब सैम सबसे पहले उसे एक बात साफ साफ कहते हैं कि तुम हमारे ऑफिस के लोगों की हर बात पर भरोसा मत करना, क्योंकि वहाँ लोग अक्सर अफवाह सुनकर अपनी तरफ से कहानियां बनाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद सैम उसे शिरोनो के बारे में सच बताते हैं। वो कहते हैं कि वो कभी भी शिरोनो को डेट नहीं कर रहे थे। दरअसल ऑफिस में उन्हें अक्सर देर रात तक ओवरटाइम करना पड़ता था, जिस वजह से वो अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रख पाते थे। इसी कारण शिरोनो कभी कभी उनके लिए लंच बॉक्सेस लेकर आया करती थी, लेकिन धीरे धीरे शिरोनो ये काम जरूरत से ज्यादा करने लगी। लगभग हर दिन उनके लिए खाना लाने लगी, यहाँ तक कि छुट्टियों के दिन भी वो उनके लिए लंच बॉक्सेस लेकर आया करती थी। इसीलिए एक दिन सैम ने शिरोनो को अलग से बुलाकर साफ मना कर दिया कि अब उसके लिए खाना लाने की कोई जरूरत नहीं है। यानी ऑफिस में जो लोग उनके रिलेशनशिप की बातें कर रहे थे वो सिर्फ अफवाह ही थी। इसके बाद किम वहाँ से निकलकर उस वर्कर के पास जाता है जिसने मर्डर वाली रात शिरोनो को टोक्यो ट्रेन स्टेशन पर देखा था। वो वर्कर किम को बताता है कि उस रात शिरोनो एक बड़ा बैग लेकर स्टेशन की तरफ जा रही थी और उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बहुत बड़ी परेशानी में हो। और इसके बाद किम सेरिजावा ब्रदर्स के बारे में इंटरनेट पर सर्च करना शुरू कर देता है। तब उसे पता चलता है कि सेरिजावा ब्रदर्स दरअसल 3 म्यूजिशियंस का एक ग्रुप है जो वायलिन परफॉर्मेंसेस के लिए फेमस था। अब जैसे जैसे किम इस केस की तह तक पहुंचने लगता है वैसे वैसे वो सीक्रेटली इस केस से जुड़ी छोटी छोटी इंफॉर्मेशंस अपने फेक ट्विटर अकाउंट से पोस्ट भी करता जा रहा था। वो सिर्फ लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ा रहा था ताकि ये केस इंटरनेट पर और वायरल हो सके और वो फेमस हो सके। अब तक इस केस में जितने भी बयान, इंटरव्यूज और रिकॉर्डिंग उसने इकट्ठा किए थे, किम उन सब को लेकर वापस अपने न्यूज रूम पहुंच जाता है और फिर पूरा न्यूज चैनल इस मर्डर केस को बड़ी हेडलाइन बनाकर ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर देता है। और इसके बाद टीवी न्यूज पर इस केस की स्पेशल कवरेज शुरू हो जाती है। न्यूज एंकर लोगों को बताते हैं कि 12 तारीख को शिगुरे वैली में जिस लड़की का मर्डर हुआ था वो स्नो वाइट सोप कंपनी में काम करने वाली एक एम्प्लॉय थी जिसका नाम नोरिको था। न्यूज एंकर बताते हैं कि कंपनी के कई एम्प्लॉयज के मुताबिक मिस एस यानी शिरोनो बाकी लोगों से काफी अलग और वियर्ड स्वभाव की लड़की थी। जहां पूरे ऑफिस में लोग नोरिको को पसंद करते थे, वहीं शिरोनो से ज्यादातर लोग दूर रहने की कोशिश करते थे। इतना ही नहीं, कुछ एम्प्लॉयज का ये भी कहना था कि नोरिको की वजह से शिरोनो का रिलेशनशिप खराब हो गया था और शायद जेलसी और बदले की भावना में आकर शिरोनो ने नोरिको का मर्डर कर दिया। हालांकि एंकर बार बार ये साफ कर रहे थे कि अभी तक शिरोनो सिर्फ एक सस्पेक्ट है, उसका जुर्म ऑफिशियली साबित नहीं हुआ है। इसी के बीच हम वापस न्यूज रूम में आते हैं जहां कामुरा किम की जमकर तारीफ कर रहा होता है, क्योंकि किम की इन्वेस्टिगेशन की वजह से उनका न्यूज चैनल इस मर्डर मिस्ट्री को लगभग सॉल्व करने के करीब पहुंच चुका है। अब पूरे ऑफिस में किम की काफी तारीफ हो रही होती है। इसी खुशी में उस रात कामुरा पूरे न्यूज रूम स्टाफ के लिए एक पार्टी रखता है। पार्टी के दौरान किम काफी ज्यादा शराब पी लेता है और नशे में एक्साइटमेंट के चलते इस केस से जुड़ी कई जरूरी इंफॉर्मेशंस को अपने फेक ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट कर देता है। लेकिन किम को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये गलती
उस पर कितनी भारी पड़ने वाली है। जैसे ही उसने ये बात ट्विटर पर पोस्ट की, वैसे ही पूरा इंटरनेट इस मर्डर केस पर टूट पड़ा। धीरे धीरे सोशल मीडिया पर लोगों ने शिरोनो को ही किलर मानना शुरू कर दिया। हर जगह लोग उसे गालियां देने लगे, कोई उसे साइको कह रहा था। देखते ही देखते ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई और तभी ये न्यूज मिनोरी नाम की एक लड़की तक पहुंचती है, जो शिरोनो की कॉलेज फ्रेंड थी। इसके बाद हमें मिनोरी को दिखाया जाता है, जो उस न्यूज चैनल को एक लंबा लेटर लिखती है। उस लेटर में वो लिखती है कि वो और शिरोनो कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे और जितना वो शिरोनो को जानती है, वो इस तरह का क्राइम कभी नहीं कर सकती। मिनोरी बताती है कि शिरोनो बहुत सिंपल, शर्मीली और भोली लड़की थी। वो लोगों से ज्यादा बात नहीं करती थी। ऐसी लड़की किसी का मर्डर कैसे कर सकती है? ये बात उसे बिल्कुल भी सच नहीं लगती। इसके बाद मिनोरी उस न्यूज चैनल पर भी सवाल उठाती है। वो कहती है कि जिन लोगों के स्टेटमेंट्स के आधार पर ये केस बनाया जा रहा है, उसे उन सोर्सेज पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मिनोरी आगे लिखती है कि शिरोनो बहुत केयरिंग लड़की थी। जब भी उन्हें कॉलेज में देर रात तक रुकना पड़ता था, तो शिरोनो उन सब के लिए अपने हाथ से खाना बनाकर लाया करती थी। वो एक बहुत अच्छी कुक थी। इसके बाद मिनोरी अपने लेटर में एक और बात बताती है। वो कहती है कि पिछले विंटर्स में उसकी मुलाकात शिरोनो से हुई थी और उसी दौरान वो दोनों एक रेस्टोरेंट गई थी, जहां उनकी मुलाकात सैम से हुई। तभी मिनोरी को पहली बार एहसास हुआ कि शिरोनो सैम को पसंद करती है, लेकिन शिरोनो इतनी शर्मीली थी कि वो अपनी फीलिंग्स तक एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी। उसे हमेशा लगता था कि शायद सैम उसे पसंद ही नहीं करते। तब मिनोरी ने ही उसे आइडिया दिया था कि वो सैम के लिए लंच बॉक्स बनाकर ले जाया करे। और कुछ दिन बाद शिरोनो ने खुद से फोन करके बताया कि उसका आइडिया काम कर गया और अब वो और सैम एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। मिनोरी ये भी बताती है कि कुछ समय बाद दोनों रिलेशनशिप में आ गए थे। इसके बाद मिनोरी अपने लेटर में आगे लिखती है कि मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि लोगों ने शिरोनो को सस्पेक्ट बना दिया है। मुझे डर इस बात का है कि कहीं इन झूठे आरोपों और गिल्ट की वजह से वो खुद को नुकसान न पहुंचा ले, क्योंकि वो इस तरह की लड़की नहीं है जो इतना प्रेशर सह पाए। और जब ये लेटर उस न्यूज चैनल के डायरेक्टर तक पहुंचता है, तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो किम को अपने केबिन में बुलाकर बुरी तरह डांटना शुरू कर देता है। वो कहता है कि बिना परमिशन इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन तुमने इंटरनेट पर क्यों डाली, और अगर ये मामला और बढ़ गया तो उसकी नौकरी भी जा सकती है। अब पहली बार किम को एहसास हुआ कि शायद उसने जल्दबाजी में काफी बड़ी गलती कर दी है और उसकी वजह से पूरे इंटरनेट पर शिरोनो को लोग कातिल मानने लगे थे। इसीलिए अब वो इस केस की सच्चाई तक पहुंचने के लिए पूरी मेहनत से जांच शुरू कर देता है। इस मर्डर की तह तक जाने के लिए सबसे पहले वो शिरोनो की पास्ट लाइफ के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है। इसके बाद किम उस इलाके में जाता है जहां बचपन में शिरोनो रहा करती थी। वहां उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग महिला से होती है जो उसकी पुरानी नेबर थी। वो भी किम को बिल्कुल यही बात बताती है कि शिरोनो एक वियर्ड लड़की थी और उसके पास हमेशा कुछ न कुछ बुरा होता रहता था। इसी दौरान वो किम को पास ही बने एक छोटे से लोकल मंदिर के पास ले जाती है, जिसके चारों ओर बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे। वो बताती है कि बचपन में उसकी बेटी यूरी और शिरोनो एक साथ स्कूल जाया करती थी। दोनों काफी अच्छी दोस्त थी, लेकिन एक दिन अचानक इसी मंदिर के आसपास बने पेड़ों में भयानक आग लग गई थी। और जब उसकी बेटी यूरी घर लौटी, तब उसने बताया कि उसने और शिरोनो ने वहाँ एक कर्स रिचुअल किया था, जिसके बाद ये आग लगी। अब क्योंकि मामला और भी ज्यादा डरावना होता जा रहा था, इसीलिए पूरी सच्चाई जानने के लिए किम सीधे यूरी के पास पहुंच जाता है, जो शिरोनो की बचपन की सबसे करीबी दोस्त थी। जब किम उससे इस कर्स रिचुअल के बारे में पूछता है, तब यूरी उसे असली सच्चाई बताती है। वो कहती है कि स्कूल में फैली ये सारी बातें झूठी थी। दरअसल वो कर्स रिचुअल शिरोनो ने अपने लिए नहीं बल्कि मेरे लिए किया था। यूरी बताती है कि बचपन में वो स्कूल की सबसे सुंदर लड़कियों में से एक थी, लेकिन इसी वजह से बाकी लड़कियां उससे बहुत जलती थी। स्कूल में उसे बुरी तरह बुली किया जाता था। बच्चे उसे ऑक्टोपस कहकर चिढ़ाते थे। और हैरानी की बात तो ये है कि कई टीचर्स भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। उस मुश्किल समय में जब स्कूल में उसका कोई दोस्त नहीं था, तब सिर्फ शिरोनो ही उसके साथ खड़ी रहती थी। वो हमेशा उसका साथ देती थी और वही उसकी इकलौती दोस्त थी। यूरी किम को आगे बताती है कि एक बार उन्होंने किताब में पढ़ा था कि अगर किसी बुरे इंसान का पुतला बनाकर कर्स रिचुअल के जरिए उसे जला दिया जाए तो
उस इंसान के अंदर की सारी बुराइयां खत्म हो सकती हैं और वो फिर से एक अच्छा इंसान बन सकता है। और क्योंकि स्कूल में एक लड़की यूरी को सबसे ज्यादा बुली किया करती थी, इसीलिए यूरी और शिरोनो ने उसी लड़की का पुतला बनाकर उस लोकल देवता के मंदिर के पास जला दिया था, ताकि वो लड़की बदल जाए और यूरी को कभी परेशान ना करे। लेकिन चीजें बिगड़ गई और देखते ही देखते वहाँ मौजूद पेड़ों के झुंड में आग लग गई। इसी के बाद यूरी किम को एक और बात बताती है, जो सुनकर किम भी इमोशनल हो जाता है। दरअसल यूरी और शिरोनो के घर आमने सामने थे और जब भी स्कूल में कोई यूरी को परेशान करता तो वो रात में अपनी खिड़की पर एक कैंडल जलाकर एक कार्डबोर्ड के जरिए शिरोनो को मैसेज करती थी और फिर उसी तरह शिरोनो भी अपनी खिड़की पर कैंडल जलाकर उसी तरह उसका जवाब दिया करती थी। दरअसल उस चीज का मतलब था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा यूरी के साथ रहेगी। अब तक किम के सामने इस केस के दो बिल्कुल अलग तस्वीरें आ चुकी थी। एक तरफ वो लोग थे जो शिरोनो को मनहूस और खतरनाक लड़की बता रहे थे और दूसरी तरफ वो लोग थे जो उसे बेहद मासूम और दयालु इंसान मानते थे। इसी के बाद ये सारी जानकारी लेकर अगले दिन फिर से किम न्यूज रूम में पहुंच जाता है, जहां पूरे केस पर एक नई रिपोर्ट तैयार की जाती है और फिर टीवी पर एक बार इस केस का लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाता है। वो रिपोर्ट में पब्लिक को बताते हैं कि कैसे बचपन से ही लोग शिरोनो को कर्स्ड मानते थे, क्योंकि जो भी उसके साथ बुरा करता था उसके साथ जरूर कुछ ना कुछ बुरा जरूर होता था। न्यूज एंकर ये भी बताते हैं कि उनकी मुलाकात शिरोनो की बचपन की सबसे करीब दोस्त यूरी से भी हुई थी। इसी के बाद हमें शिरोनो दिखाई जाती है, जो एक छोटे से कमरे में अकेली बैठी हुई थी। वो लगातार टीवी पर चल रही वही न्यूज देख रही होती है, जहां हर चैनल उसे ही मर्डरर साबित करने पर तुला हुआ था। सोशल मीडिया पर भी लोग उसे कातिल कह रहे थे, कुछ लोग उसे साइको बता रहे थे। इतना मेंटल प्रेशर शिरोनो अब और सहन नहीं कर पा रही थी। उसकी हालत धीरे धीरे खराब हो रही थी और आखिरकार वो रोने लगती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो चुकी हो और अब कोई भी उसकी बात सुनना नहीं चाहता। इसी हालत में शिरोनो एक डायरी निकालती है और अपनी पूरी कहानी उसमें शुरू से लिखना शुरू करती है। वो बचपन से लेकर अब तक अपनी जिंदगी में जो भी कुछ हुआ था सब कुछ उस डायरी में लिखने लगती है। वो लिखती है कि बचपन में उसकी सबसे अच्छी दोस्त यूरी थी। वो दोनों स्कूल जाया करती थी। यूरी बेहद खूबसूरत लड़की थी और इसी वजह से अकाने नाम की एक लड़की उससे बहुत जलती थी। अकाने हमेशा यूरी को बुली किया करती थी। धीरे धीरे बाकी बच्चे भी यूरी का मजाक उड़ाने लगे, यहाँ तक कि कुछ टीचर्स भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। ये सब देखकर यूरी हमेशा उदास रहने लगी और अपनी दोस्त की ऐसी हालत देखकर शिरोनो उससे हमेशा यही कहती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा उसके साथ रहेगी। इसी वजह से दोनों ने कैंडल्स के जरिए एक दूसरे को मैसेज देना शुरू किया। जब भी यूरी दुखी होती या उसे कोई स्कूल में बुली किया करता तो वो खिड़की पर कैंडल जलाकर शिरोनो को मैसेज करती और जवाब में शिरोनो भी अपनी खिड़की पर कैंडल जलाकर उसे बताती कि वो अकेली नहीं है। इसके बाद दोनों ने अकाने का एक पुतला भी बनाया, क्योंकि उन्हें लगा था कि इससे अकाने एक अच्छी इंसान बन जाएगी। लेकिन उसी दौरान वहां आग लग गई और पूरा मंदिर जलकर राख हो गया। उस घटना के बाद दोनों के परिवार वालों ने फैसला किया कि अब वो दोनों को कभी भी मिलने नहीं देंगे और उसी दिन के बाद शिरोनो और यूरी हमेशा के लिए अलग हो गई। इसी के बाद शिरोनो अपनी डायरी में आगे लिखती है कि कॉलेज जाने के बाद उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। वहाँ उसकी सबसे अच्छी दोस्त बनी मिनोरी और उन दोनों ने साथ में काफी अच्छा समय बिताया। कुछ समय बाद उसे एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में नौकरी मिल गई, जहां नोरिको और शिरोनो ने एक ही समय पर ज्वाइन किया था। लेकिन ज्वाइन करते ही नोरिको ने शिरोनो के नाम का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि शिरोनो के नाम का मतलब होता है प्रिंसेस, लेकिन शिरोनो उतनी सुंदर नहीं थी। ये सुनकर उसे अपने बचपन की याद आने लगी, जब अकाने भी उसकी दोस्त यूरी को उसकी खूबसूरती की वजह से परेशान किया करती थी। धीरे धीरे शिरोनो को लगने लगा था कि नोरिको बिल्कुल अकाने जैसी है, लेकिन इसके बावजूद भी उसने कभी उसके बारे में बुरा नहीं सोचा। उसके मन में कभी भी यह ख्याल नहीं आया कि वो नोरिको को नुकसान पहुंचाए। इसके बाद दोनों ने कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। एक दिन कंपनी में एक बड़ी पार्टी रखी गई थी, जहां मौजूद लोग नोरिको की खूबसूरती की जमकर तारीफ कर रहे थे। सभी यही कह रहे थे कि उन्होंने आज तक नोरिको जैसी सुंदर लड़की नहीं देखी। और तभी किसी ने यही सवाल शिरोनो से भी पूछ लिया। तब शिरोनो ने कहा कि उसने नोरिको से भी ज्यादा सुंदर लड़की देखी है, उसकी बचपन की दोस्त यूरी, जो बिल्कुल किसी स्नो व्हाइट प्रिंसेस जैसी दिखती थी। लेकिन उसी समय नोरिको ने यह बात सुन ली थी
और कुछ ही समय बाद नोरिको के कहने पर कंपनी के साबुन का नाम बदलकर स्नो वाइट सोप रख दिया गया। और हैरानी की बात यह थी कि सिर्फ नाम बदलने की वजह से वो साबुन बहुत बड़ा हिट हो गया और कंपनी को उससे काफी ज्यादा फायदा हुआ। यही शिरोनो को एहसास हुआ कि नोरिको ने उसका आइडिया चुरा लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी शिरोनो ने उसे कुछ नहीं कहा और उसके बारे में कुछ भी बुरा नहीं सोचा, क्योंकि वो बिल्कुल भी ऐसी इंसान नहीं थी। इसके बाद शिरोनो अपनी डायरी में आगे बताती है कि नोरिको सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि ऑफिस के कई और लोगों को भी परेशान किया करती थी। वो लिखती है कि जब भी कंपनी में कोई काउंसलर आता तो डायरेक्टर नोरिको से चाय बनाने को कहते, लेकिन नोरिको जानबूझकर बहुत खराब चाय बनाती थी, जिसकी वजह से आखिर में शिरोनो को ही चाय बनानी पड़ती थी, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी कुक थी। लेकिन उन मेहमानों को वही चाय नोरिको सर्व किया करती थी और सभी लोगों को यही लगता कि इतनी अच्छी चाय नोरिको ने बनाई है और सारा क्रेडिट नोरिको ले जाती थी। ये देखकर शिरोनो को अंदर से काफी बुरा लगता था, क्योंकि उसका काम और उसकी मेहनत हमेशा कोई और ले जाता था, क्योंकि नोरिको अक्सर लोगों को कॉपी किया करती थी। वो दूसरों के आइडियाज, उनका स्टाइल, यहाँ तक कि उनकी पर्सनैलिटी को भी कॉपी करती थी। इसी वजह से ऑफिस के कई लोग उससे परेशान रहते थे। इसके बाद शिरोनो लिखती है कि जब स्नो वाइट सोप हिट हुआ तो कंपनी पर काम का बहुत प्रेशर आ गया। लगातार काम की वजह से डायरेक्टर सैम अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। वो ठीक से खाना तक नहीं खाते थे और धीरे धीरे बहुत कमजोर हो गए थे। और क्योंकि शिरोनो उन्हें पहले से पसंद करती थी, इसीलिए मिनोरी ने उसे आइडिया दिया कि वो सैम के लिए लंच बॉक्सेस बनाया करे और यहीं से शिरोनो ने रोज उनके लिए लंच बनाकर ले जाना शुरू कर दिया। और क्योंकि वो एक बहुत अच्छी कुक थी, इसीलिए सैम को उसका खाना बहुत पसंद आया। धीरे धीरे वो उसे इम्प्रेस हो गए और फिर दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। कुछ समय बाद उनका रिश्ता काफी गहरा हो गया था और वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके थे। लेकिन जैसे ही नोरिको को उनके रिश्ते के बारे में पता चला, उसने सैम के करीब आना शुरू कर दिया। और क्योंकि नोरिको बेहद सुंदर थी, इसलिए सैम धीरे धीरे उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। फिर एक दिन सैम ने शिरोनो से साफ कह दिया कि वो अब उसके लिए लंच बॉक्सेस ना लाया करे, क्योंकि उनकी नई गर्लफ्रेंड नोरिको को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सुनकर शिरोनो को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसे लगने लगा था कि नोरिको धीरे धीरे उसकी जिंदगी की हर जरूरी चीज उससे छीन लेना चाहती है, पहले उसका आइडिया और अब उसका बॉयफ्रेंड। लेकिन इसके बावजूद भी शिरोनो ने नोरिको से नफरत नहीं की, क्योंकि वो बहुत भोली और दयालु लड़की थी और शायद दुनिया की चालाकियों को वो उतना नहीं समझती थी। इसके बाद शिरोनो अपनी डायरी में आगे लिखती है कि इन सब घटनाओं के बाद वो पूरी तरह अकेली पड़ चुकी थी। इसी वजह से वो अपना ज्यादातर समय म्यूजिक सुनने में बिताने लगी। म्यूजिक ही एक ऐसी चीज थी जिससे उसे थोड़ी शांति मिलती थी। उसे खास तौर पर सेरिजावा ब्रदर्स नाम के म्यूजिक ग्रुप के गाने बहुत पसंद थे। उसी दौरान नोरिको ने पहली बार नोटिस किया कि शिरोनो सेरिजावा ब्रदर्स की फैन है। हालांकि ये बात ऑफिस में किसी को पता नहीं थी, लेकिन अगले ही दिन नोरिको ऑफिस में एक महंगा पेन लेकर आई जो सेरिजावा ब्रदर्स की कंपनी का था। और इतना ही नहीं, उसने पूरे ऑफिस में ये बताना शुरू कर दिया कि वो सेरिजावा ब्रदर्स की बहुत बड़ी फैन है और उनकी म्यूजिक एल्बम सुना करती है। जबकि सच तो ये था कि वो उन्हें ठीक से जानती तक नहीं थी। उसने ये सब सिर्फ इसीलिए किया था क्योंकि वो शिरोनो की हर उस चीज को छीन लेना चाहती थी जो उसे खुशी देती थी। धीरे धीरे ऑफिस के लोग नोरिको को कूल और परफेक्ट मानने लगे और ये चीज शिरोनो को अंदर ही अंदर परेशान करती थी, क्योंकि अब उसे ऐसा लगने लगा था कि उसकी कोई अपनी पहचान नहीं बची है। जो भी चीज उसे खास बनाती थी, नोरिको ने उसे भी अपने नाम कर लिया था। और यहीं से हमें पहली बार नोरिको का असली चेहरा दिखाई देता है। बाहर से देखने पर वो एक बेहद सुंदर, मासूम और परफेक्ट लड़की थी, लेकिन असल में वो एक ऐसी इंसान थी जिसे दूसरों की खुशियां छीनकर सुकून मिलता था और इसी बात से उसे खुशी मिलती थी। आगे शिरोनो अपनी डायरी में लिखती है कि कुछ ही दिनों बाद जो सेरिजावा ब्रदर्स कंपनी का पेन नोरिको के पास था वो चोरी हो गया। लेकिन जब पूरा ऑफिस उसे ढूंढने में व्यस्त था, तभी नोरिको शिरोनो को ऑफिस के बाहर बने लाउंज एरिया में बुलाती है। वहाँ वो अचानक शिरोनो से कहती है कि इन दिनों वो मसाया को डेट कर रही है, जो कि सेरिजावा ब्रदर्स के 3 भाइयों में सबसे छोटा म्यूजिशियन है। ये सुनकर शिरोनो हैरान रह जाती है। तब वो नोरिको से पूछती है कि लेकिन आप तो डायरेक्टर सैम को डेट कर रही थी, फिर आपने उन्हें क्यों छोड़ दिया? तब नोरिको हंसते हुए कहती है कि उसने सैम को कभी भी सच में प्यार नहीं किया, वो बस उसे इस्तेमाल कर रही थी और सैम आसानी से उसके जाल में फंस गया। ये सुनकर शिरोनो को काफी बुरा लगता है, क्योंकि जिस इंसान को वो सच में पसंद करती थी, नोरिको ने उसे छीन लिया था। इसके बाद अगले दिन नोरिको फिर से शिरोनो के पास आती है और वो उसे बताती है कि टोक्यो में सेरिजावा ब्रदर्स का एक लाइव कॉन्सर्ट होने वाला है। वो कहती है कि उस कॉन्सर्ट की सारी टिकट्स बिक चुकी हैं, लेकिन मसाया ने उसे एक एक्स्ट्रा टिकट दी है। इसके बाद नोरिको शिरोनो से कहती है कि उसकी तबीयत थोड़ी खराब
खराब है, इसीलिए शायद वो कॉन्सर्ट में ना जा पाए, और अगर ऐसा हुआ तो वो टिकट शिरोनो को दे देगी। ये सुनकर शिरोनो काफी खुश हो जाती है, क्योंकि अपनी जिंदगी में वो सबसे ज्यादा सेरिजावा ब्रदर्स का म्यूजिक ही पसंद किया करती थी। उसी रात वो अपनी जूनियर डायरेक्टर के पास जाती है और उनसे पूछती है कि टोक्यो जल्दी से जल्दी पहुंचने के लिए उसे कौन सी ट्रेन लेनी होगी। तब जूनियर डायरेक्टर उसे बताती है कि अगर वो रात 9 बजे तक टोक्यो ट्रेन स्टेशन तक पहुंच जाए तो एक्सप्रेस ट्रेन पकड़कर टाइम पर कॉन्सर्ट में पहुंच सकती है। लेकिन अगले दिन जब शिरोनो एक्सप्रेस ट्रेन की टिकट लेकर ऑफिस पहुंचती है, तब वहां उसे नोरिको मिलती है और नोरिको उसे कहती है कि अब उसकी तबीयत ठीक हो चुकी है, इसलिए वो टिकट उसे नहीं दे सकती, क्योंकि अब वो खुद ही सेरिजावा ब्रदर्स के लाइव कॉन्सर्ट में जाएगी। और वो कहती है कि वो एक्सप्रेस ट्रेन की टिकट भी शिरोनो से खरीद लेगी। ये सुनकर शिरोनो पूरी तरह उदास हो जाती है, क्योंकि अब उसे ऐसा लगने लगा था कि नोरिको जानबूझकर उसकी जिंदगी की हर वो चीज छीन रही है जो उसे थोड़ी भी खुशी देती है। लेकिन इसके बावजूद भी शिरोनो के मन में कभी नोरिको को नुकसान पहुंचाने जैसा ख्याल नहीं आया, और इसी वजह से वो अकेले में बैठकर रोना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसने आखिर नोरिको का बिगाड़ा क्या है जिससे वो उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। तभी वहाँ कानो आती है, जो नोरिको की ट्रेनिंग पार्टनर थी। कानो शिरोनो से कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये सब नोरिको का किया धरा है, वो सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं बल्कि लगभग सभी लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार करती है, यहाँ तक कि वो मेरे साथ भी कभी कभी अच्छे से पेश नहीं आती। इसके बाद कानो शिरोनो की मदद करने के लिए उसे एक प्लान बताती है। वो कहती है कि आज रात सेरिजावा ब्रदर्स का लाइव कॉन्सर्ट है और उसी रात ऑफिस में एक फेयरवेल पार्टी भी रखी गई है। नोरिको ने खुद उसे बताया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसे दवाइयों की जरूरत है। तब कानो कहती है कि मैं उसकी दवाइयों की जगह नींद की गोलियां रख दूंगी, इससे उसे नींद आने लगेगी और वो आराम से सो जाएगी। और कानो बिल्कुल ऐसा ही करती है। इसके बाद जब ऑफिस में पार्टी शुरू होती है तो कानो जानबूझकर नोरिको को काफी ज्यादा शराब पिला देती है। उनका पूरा प्लान यही था कि दवाइयों और शराब का असर एक साथ हो ताकि नोरिको जल्दी पार्टी छोड़कर चली जाए। कुछ देर बाद नोरिको सच में पार्टी से निकल जाती है। शिरोनो भी अपनी कार लेकर चुपचाप उसके पीछे निकल पड़ती है। रास्ते में उसे नोरिको मिल जाती है। शिरोनो उससे कहती है कि अगर चाहो तो मैं तुम्हें ट्रेन स्टेशन तक छोड़ सकती हूँ। पहले तो नोरिको मना कर देती है, लेकिन तभी शिरोनो उससे कहती है कि वैसे भी तुमने मुझसे वो ट्रेन टिकट नहीं ली है, बिना टिकट तुम ट्रेन से कैसे जाओगी। ये सुनकर नोरिको उसकी कार में बैठ जाती है, लेकिन ट्रेन स्टेशन पहुंचने के बाद शिरोनो अचानक अपना बैग चेक करने लगती है और ऐसा दिखाती है कि वो कॉन्सर्ट की टिकट घर पर ही भूल आई हो। असल में वो सिर्फ नाटक कर रही होती है। वो नोरिको से कहती है कि अभी ट्रेन आने में काफी समय है, हम दोनों जल्दी मेरे घर चलते हैं और टिकट ले आते हैं। नोरिको उसकी बात मान जाती है। जब दोनों शिरोनो के घर पहुंचते हैं तो शिरोनो जानबूझकर घर के अंदर काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर देती है ताकि नींद की गोलियां और शराब अपना पूरा असर दिखा सकें। और कुछ ही देर बाद जब वो घर से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि नोरिको गहरी नींद में सो चुकी है। शिरोनो बिना एक पल गंवाए कार को वापस टोक्यो ट्रेन स्टेशन की तरफ ले जाती है। वहां पहुंचकर वो कार को पार्किंग में पार्क कर देती है और अब उसे सिर्फ नोरिको के पर्स से कॉन्सर्ट टिकट निकालनी थी। इसीलिए वो हिम्मत करके नोरिको के पर्स से टिकट निकाल लेती है और अपना बैग उठाती है और दौड़ते हुए ट्रेन की तरफ निकल जाती है, जबकि नोरिको गहरी नींद में उसी कार के अंदर पार्किंग में सोती रह जाती है। और इसी के बाद हम देखते हैं कि शिरोनो टोक्यो पहुंच चुकी है, जहां वो सीधे उसी जगह जाती है जहां सेरिजावा ब्रदर्स का लाइव कॉन्सर्ट होने वाला था। और जब वो वहां खड़ी होती है तभी अचानक वो देखती है कि सेरिजावा ब्रदर्स वहां पहुंच चुके हैं। उन्हें देखते ही सभी फैंस उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं, जबकि सिक्योरिटी उन्हें भीड़ से बचाते हुए एक अलग रास्ते के जरिए अंदर ले जा रही होती है। लेकिन तभी भीड़ का एक जोरदार धक्का शिरोनो को लगता है, और क्योंकि वो पहले से ही सबसे आगे खड़े मसाया के बिल्कुल पास होती है, इसीलिए उसका हाथ गलती से मसाया से टकरा जाता है, जिससे मसाया अपना संतुलन खो बैठता है और कई सीढ़ियां लुढ़कते हुए नीचे गिर जाता है। इस हादसे में उसका बायां हाथ बुरी तरह टूट जाता है, जिसके कारण वो कॉन्सर्ट में परफॉर्म नहीं कर पाता। ये देखकर शिरोनो पूरी तरह घबरा जाती है। गिल्ट और डर के मारे वो बिना किसी को कुछ बताए वहां से तुरंत निकल जाती है और पास ही के एक होटल में जाकर रुकती है। अब अगली सुबह जब वो उठती है तो टीवी पर चल रही न्यूज देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। न्यूज चैनल पर किम और कानो और बाकी ऑफिस कर्मचारी के बयानों के आधार पर एक पूरी कहानी बना दी गई थी, जिसमें शिरोनो को ही नोरिको का कातिल साबित किया जा रहा था। ये सब देखकर शिरोनो पूरी तरह उदास हो जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि अगर उसने अपनी सच्चाई कहीं लिखकर नहीं छोड़ी तो लोग उसे हमेशा एक कातिल समझेंगे। इसीलिए वो अपनी डायरी में बचपन से लेकर अब तक की पूरी कहानी विस्तार से लिख देती है, ताकि अगर कोई वहां पहुंचे तो उसे सच जरूर मालूम हो। बिना कोई जुर्म किए लगातार मिल रहे इन आरोपों का बोझ
अब शिरोनो से नहीं सहा जा रहा था। आखिरकार वो मानसिक रूप से इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वो अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लेती है। लेकिन तभी उसे अपने लैपटॉप पर एक खबर सुनाई देती है और वो वहीं रुक जाती है। न्यूज एंकर बता रहे होते हैं कि मीडिया की थ्योरी के मुताबिक मुख्य संदिग्ध अब भी शिरोनो है, लेकिन पुलिस की जांच में एक नया नाम भी सामने आया है जो कि है कानो। पुलिस को ऑफिस कर्मचारियों से पूछताछ के दौरान पता चला कि उस कंपनी में पहले भी कई बार चोरियां हो चुकी थी। कभी महंगा लिमिटेड एडिशन पेन गायब हो जाता था, कभी किसी का केक चोरी हो जाता था और कई बार तो कंपनी के महंगे स्नो व्हाइट सोप भी गायब हो जाते थे, जिससे कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ता था। इसी सुराग के आधार पर पुलिस ने ऑफिस के सर्विलांस कैमरास खंगाले और कानो से सख्ती से पूछताछ की। आखिरकार दबाव में आकर कानो ने सब कुछ कबूल कर लिया। वो मान लेती है कि ऑफिस में होने वाली लगभग सारी चोरियों में उसका हाथ था। यहीं पुलिस को समझ आने लगता है कि कानो बेहद लालची और स्वार्थी लड़की थी। इसके बाद कानो अपना असली प्लान भी पुलिस को बता देती है। वो कहती है कि उसने जानबूझकर शिरोनो को अपना निशाना बनाया क्योंकि शिरोनो बेहद सीधी लड़की थी और उसे पूरा यकीन था कि शिरोनो कभी उसकी चाल को नहीं समझ पाएगी। और जब पुलिस मिस कानो से ये पूछती है कि तुमने ये सब क्यों किया, तो वो बताती है कि जब नोरिको का महंगा पेन उसने चुरा लिया था तब नोरिको ने उसे कहा था कि उसे असली चोर के बारे में पता चल चुका है। ये सुनते ही कानो के होश उड़ गए। उसे डर था कि अगर नोरिको ने ऑफिस में सबके सामने उसका सच बता दिया तो उसकी बेइज्जती होगी, नौकरी चली जाएगी और उसका पूरा करियर खत्म हो जाएगा। इसी डर और लालच में उसने शिरोनो को अपना मोहरा बनाने का फैसला किया। इसीलिए कानो ने शिरोनो से सिर्फ इतना काम करवाया कि वो नोरिको को अपनी कार में बैठाकर टोक्यो ट्रेन स्टेशन की पार्किंग तक छोड़ दे। इसके बाद का पूरा प्लान कानो ने खुद संभाला। अब हमें उस रात की असली घटना दिखाई देती है। जब नोरिको कार की पार्किंग में गहरी नींद में सो रही थी, तभी अचानक कानो वहां पहुंचती है। वो चुपचाप कार स्टार्ट करती है और सीधे शिगुरे वैली की तरफ निकल जाती है। कुछ देर बाद जब नोरिको की आंख खुलती है तो वो खुद को कानो के साथ सुनसान शिगुरे वैली में पाती है। ये देखकर वो बुरी तरह घबरा जाती है। वो तुरंत कार से उतरकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन नींद की गोलियों और शराब का असर अब भी उसके शरीर पर था। इसी वजह से वो ठीक से दौड़ नहीं पा रही थी। वो लड़खड़ाते हुए खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन कानो उसे पकड़ लेती है और फिर बेरहमी से कई बार चाकू मारकर उसकी हत्या कर देती है। इतना करने के बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं होता। अपने जुर्म के सारे सबूत मिटाने के लिए वो नोरिको की लाश को आग लगा देती है। इसके बाद कानो घर लौट आती है और अगली ही सुबह वो अपने पुराने कॉलेज फ्रेंड किम, जो कि एक न्यूज रिपोर्टर था, उससे कांटेक्ट करती है। फिर वो उसे एक एक करके पूरी एक मनगढ़ंत कहानी सुनाना शुरू करती है ताकि पुलिस की इंक्वायरी को गलत दिशा दी जा सके और असली कातिल तक कोई पहुंच ना सके। और पुलिस की पूछताछ के दौरान कानो सिर्फ इतना कहती है कि उसे अपनी नौकरी जाने का डर था, इसी डर में उसने ये सब किया। लेकिन उसके इस बयान से ये बात साफ हो जाती है कि कानो एक बेहद लालची, स्वार्थी और एक साइकोपैथ लड़की थी जो अपनी गलती छिपाने के लिए किसी भी मासूम इंसान की जिंदगी बर्बाद कर सकती थी। इसके बाद न्यूज चैनल तुरंत इस पूरे केस की सच्चाई लोगों के सामने ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। वो शिरोनो से पब्लिकली माफी मांगते हैं, साथ ही पूरे शहर से भी माफी मांगते हैं कि उन्होंने अधूरी और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन के आधार पर बेगुनाह लड़की को कातिल साबित कर दिया। अब पूरे इंटरनेट को सच्चाई पता चल जाती है कि शिरोनो ने कभी कोई जुर्म नहीं किया था। असली कातिल तो कानो थी, जिसने सबूतों और लोगों को मैनिपुलेट किया और उन्हें यूज किया। आखिर में हमें यह भी पता चलता है कि अधूरी जानकारी के आधार पर रिपोर्टिंग करने और बेगुनाह इंसान की छवि खराब करने की वजह से रिपोर्टर किम और उसके एडिटर दोनों को न्यूज चैनल से निकाल दिया गया है। अब वही इंटरनेट जिसने कभी शिरोनो को कातिल घोषित कर दिया था, वही लोग इंटरनेट पर उन दोनों को जमकर ट्रोल कर रहे थे। और इसी के साथ ये मर्डर मिस्ट्री यहीं खत्म हो जाती है।